नमस्कार दोस्तों, कैसे हो दोस्तों। अंकेक्षण का दोस्तों आज अपन आखिरी टॉपिक प्रारंभ करेंगे। इस टॉपिक को समाप्त करने के बाद अपना अंकेक्षण वाले 25 क्वेश्चन का पोर्शन समाप्त हो जाएगा। फिर अपन क्वेश्चन से सोल्व करेंगे। अब मैं आपके लिए शाम को 25 क्वेश्चन की भी आज क्लास लेके आने वाला हूँ, जिसमें अपन ऑडिटिंग के 2011 के पेपर के 25 क्वेश्चन सोल्व करेंगे। सबसे पहले 25 क्वेश्चन की क्लास शाम को लेके आऊंगा दोस्तों। ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट के बारे में अपन पढ़ रहे हैं। दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट और ऑडिट सर्टिफिकेट, दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट तैयार कौन करता है दोस्तों? ऑडिटर तैयार करेगा। ऑडिटर जो भी जांच पड़ताल करके अपने वित्तीय विवरणों कंपनी के या किसी भी संस्थान का जिसका ऑडिटर क्या कर रहा है, अंकेक्षण कर रहा है, वो उन पर अपनी राय प्रकट करता है। और वो राय किसमें प्रकट करेगा? ऑडिट की जो रिपोर्ट तैयार करेगा उस रिपोर्ट में अपनी राय प्रकट करेगा। ऑडिट रिपोर्ट या ऑडिट सर्टिफिकेट कहें तो दोस्तों ये टॉपिक संख्या 7 है। ऑडिट रिपोर्ट एकत्रित तथ्यों का ऐसा विवरण है। इसमें दोस्तों वित्तीय विवरणों की ऑडिटर क्या करता है, अंकेक्षक क्या करता है, वित्तीय विवरणों की जांच करता है कि वास्तव में सही अब आर्थिक स्थिति और वित्तीय स्थिति बता रहे हैं या नहीं, वित्तीय विवरण सही लाभ हानि खाता लाभ हानि बता रहा है या नहीं, लेन देन रिकॉर्ड किए गए हैं वो व्यवसाय से संबंधित है या नहीं। इस प्रकार से बहुत सारी बातों को चेक करते हुए चलता है और उसमें से जो जो उसके सामने तथ्य आते जाते हैं उनको नोट करता जाता है वर्किंग पेपर्स में। और फिर उसके बाद वो उनसे क्या तैयार करता है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करता है। तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट एकत्रित तथ्यों का विवरण है। बिल्कुल सही है, एकत्रित तथ्यों का विवरण पत्र है जो उन व्यक्तियों के लिए संक्षिप्त स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाया जाता है। जो किसके लिए बनाया जाता है? स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाया जाता है। किन व्यक्तियों के लिए? जो इस विषय में पूरी जानकारी नहीं है जिन्हें। दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट किसके लिए तैयार की जाती है? ऑडिट रिपोर्ट इसलिए तैयार की जाती है कि जो स्पेशलिस्ट नहीं होते, कंपनी की लेखांकन की प्रक्रिया का स्पेशलिस्ट है। लेखांकन प्रक्रिया कैसी होती है? ऑडिटिंग का स्पेशलिस्ट तो सीए होता है, चार्टर्ड अकाउंटेंट होता है। लेकिन दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट कई व्यक्तियों के काम आती है। जो उस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहता है वो ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे कंपनी के ऊपर विश्वास करता है कि हाँ उस सीए ने चेक किया है, वास्तव में कंपनी की स्थिति सही है। तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट बहुत सारे लोगों के काम आती है, सरकार के भी काम आती है। ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर डिसीजन होते हैं। ऑडिट रिपोर्ट की कॉपी सरकार के पास भी जाती है कंपनियों के मामले में। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में क्या होता है कि ऑडिट रिपोर्ट उस विषय के उन व्यक्तियों के लिए संक्षिप्त और स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाई जाती है जिन्हें इस विषय की ऑडिटिंग के अंदर किस प्रकार से जांच होती है, लेखांकन प्रक्रिया किस प्रकार से होती है, इन विषयों की जानकारी नहीं होती है। उनके लिए ये पूरी जानकारी नहीं होती है, उनके लिए सूचना तैयार किया जाता है। अब पहला पॉइंट को समझना दोस्तों, ऑडिट रिपोर्ट एक एकत्रित तथ्यों का विवरण पत्र है। ये समझ में आ गया होगा, जो उन व्यक्तियों के लिए संक्षिप्त स्पष्ट सूचना देने के लिए बनाया जाता है जिन्हें इस विषय की पूरी जानकारी नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसे अंकेक्षण प्रक्रिया का अंतिम कदम कहते हैं। दोस्तों ऑडिटर अंकेक्षण का कार्य जो करता है, जिसमें वाउचिंग भी करता है, संपत्तियों का वेरिफिकेशन भी करता है, सत्यापन भी करता है, और ये सब कार्य करने के बाद में ऑडिट वर्किंग पेपर्स भी तैयार करता है। वो पूरी प्रक्रिया का अंतिम चरण जो है उसका ऑडिटर का, वो ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना अंतिम कदम है। तो इसे अंकेक्षण प्रक्रिया का अंतिम कदम भी कहा जाता है। बिल्कुल सही है, ऑडिट रिपोर्ट तैयार करना अंकेक्षण प्रक्रिया का अंतिम कदम है। एक ऑडिटर जांच कार्य पूरा करके कंपनीज एक्ट 2013 की धारा
143(2) दोस्तों 143(2) याद रखें के अंतर्गत जो रिपोर्ट करता है उसे अंकेक्षण रिपोर्ट कहते हैं। एक परिभाषा ये भी बनती है इसकी, ऑडिट जांच कार्य पूरा करने के बाद कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत जो रिपोर्ट करता है उसे ऑडिट रिपोर्ट कहते हैं। इस सेक्शन के तहत कंपनी अधिनियम की धारा 143(2) के अंतर्गत जो बताया गया है राय प्रकट करने के लिए ऑडिट रिपोर्ट तैयार करने के बारे में, तो वो ऑडिट रिपोर्ट कहलाती है। चौथा लंका स्टार। लंका स्टार दोस्तों ऑडिटिंग में लंका स्टार का वर्णन बहुत बार हुआ है, अपन ने कई जगह लंका स्टार की परिभाषाएं पढ़ी है, तो लंका स्टार ने भी ऑडिट रिपोर्ट के बारे में कहा है। देखना, एक रिपोर्ट एकत्रित किए गए तथ्यों का विवरण पत्र होता है, बिल्कुल सही है, इकट्ठे किए गए तथ्यों का ही विवरण पत्र होता है, सारांश होता है एक तरह से। अब दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट का महत्व, ऑडिट रिपोर्ट काम किसकी आती है, शेयर होल्डर के लिए महत्व। दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट होती है उसमें क्या होता है, वित्तीय विवरणों पर क्या करता है, राय प्रकट करता है। समझना एक बार मेरी बात को। ऑडिटर क्या करता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर क्या करता है, अपनी राय प्रकट करता है। और दोस्तों ये राय किस पे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या आता है, बैलेंस शीट आती है, पीएनएल अकाउंट आता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट आता है, फंड फ्लो स्टेटमेंट आता है। ये आते हैं सब किसमें, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो दोस्तों इन सब की जांच करता है कि वित्तीय स्थिति सही बता रहा है नहीं, लाभ हानि खाता वास्तव में जो जो बैलेंस शीट में लाभ दिखाया गया है कंपनी का वो वास्तव में लाभ हो रहा है या नहीं हो रहा। कैश फ्लो, फंड का कहाँ पे उपयोग कर रही है कंपनी, और कैश फ्लो स्टेटमेंट। दोस्तों आप मान लीजिए किसी व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, मान लीजिए आपका दोस्त कोई है, पहले से क्या कर रहा है, व्यवसाय कर रहा है कोई, अब आप उसके व्यवसाय में पैसा लगाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप ऐसे ही तो आंख बंद करके तो पैसे लगाएंगे नहीं। आप उसके बारे में पहले क्या करेंगे, जानेंगे कि वास्तव में इसका व्यवसाय, जो दोस्त का व्यवसाय वो प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है। तो दोस्तों ये चीजें जानना चाहोगे। आप ये भी जानना चाहोगे कि व्यवसाय की स्थिति कैसी है, भविष्य में ये व्यवसाय कितनी ग्रोथ करेगा, ये व्यक्ति पैसे का उपयोग कहाँ पे कर रहा है, इस व्यवसाय में कहाँ लगा रहा है। तो दोस्तों ये सब बातें आप जानना चाहोगे। व्यवसाय की आर्थिक स्थिति कैसी है, व्यवसाय प्रॉफिट में चल रहा है या घाटे में चल रहा है, इस पैसों का उपयोग ये व्यक्ति कहाँ पे कर रहा है, भविष्य में इस व्यवसाय की कितनी ग्रोथ होगी। तो इन सब बातों को आप डिसाइड कैसे करेंगे, बैलेंस शीट को देख करके, लाभ हानि खाते को देख करके, कैश फ्लो फंड फ्लो स्टेटमेंट्स को देख करके तो आप निर्णय करेंगे। तो दोस्तों ये तो उनके संस्था के कर्मचारियों द्वारा ही तैयार किए जाते हैं, तो इन पे विश्वास करोगे तो भी गड़बड़ हो सकता है मालिक ने संस्था के कर्मचारियों से इसमें हेरफेर करवा दी हो। तो दोस्तों ऑडिट किया हुआ, अंकेक्षण किए हुए लेके आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखेंगे, आप इन्हीं पे विश्वास करेंगे कि सीए ने, विशेषज्ञ ने इनको चेक किया है, वास्तव में ये सही है, फिर आप इन्वेस्ट करेंगे। तो दोस्तों शेयर होल्डरों के लिए भी ऑडिट रिपोर्ट का महत्व किस लिए है, क्योंकि शेयर होल्डर्स को ये निर्णय लेना होता है कि भविष्य में इस कंपनी के शेयर अपने को रखने चाहिए या नहीं रखने चाहिए, इसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, भविष्य में इसका बिजनेस ग्रो करेगा या नहीं करेगा। तो ये निर्णय लेने में ऑडिट रिपोर्ट शेयर होल्डर्स के लिए भी महत्वपूर्ण है और मदद करती है। तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट का महत्व किसके है, शेयर होल्डर्स के लिए, संचालकों के लिए भी महत्व है, क्योंकि संचालक भी दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के आधार पर जानना चाहेंगे कि वास्तव में हमारे बिजनेस की स्थिति कैसी है, कितने फंड पड़े हैं, कितने फंड फ्लो के आधार पर कितने फंड है, फंड का कहाँ पे उपयोग करना चाहिए, कहाँ पे नहीं करना चाहिए,
कैश फ्लो किस प्रकार से हो रहा है, लाभ हानि कितना बच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, व्यवसाय की स्थिति कैसी है, लोन कितने हैं, इन सभी के आधार पर प्रबंधकों को, संचालकों को भविष्य में व्यवसाय अच्छे से चले तो इसके लिए निर्णय लेने होते हैं। तो वो निर्णय लेने के लिए संचालकों के लिए भी ऑडिट रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है, लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण। दोस्तों अब आपको एक बात बताता हूं, आप आपके पड़ोसी से पैसे उधार लेने जाएंगे, आप आपके पड़ोसी से, मैं सिंपल एग्जांपल से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। आप आपके पड़ोसी से क्या लेने जाएंगे, उधार पैसे लेने जाएंगे, तो आपका पड़ोसी आपको क्या कहेगा कि आपकी अगर आर्थिक स्थिति अच्छी है, आपके पास इनकम के सोर्स हैं, मान लीजिए आपके पास इनकम के सोर्स हैं, आपके कहीं से किराया आता है, आपकी खेती बाड़ी अच्छी है, जमीन अच्छी है, या कोई आप नौकरी में लगे हुए हैं, जॉब में हैं, तो दोस्तों आपको उधार दे देगा। अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है तो दोस्तों पड़ोसी भी आपको उधार नहीं देगा। पड़ोसी तो छोड़ो, आपके परिवार के सदस्य, आपके चाचा गए, आपके ताऊ गए, आपके रिलेटिव रिश्तेदार, वो भी अगर आपकी आर्थिक स्थिति सही नहीं है तो वो भी आपको उधार नहीं देंगे। तो दोस्तों ऐसी स्थिति में लेनदारों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है, तो दोस्तों कोई भी व्यक्ति होता है, किसी भी व्यक्ति को पैसे देने के से पहले उसकी आर्थिक स्थिति जानना चाहता है। तो दोस्तों लेनदार हैं जिन्होंने पैसे उधार दिए हैं। लेनदार कौन है, जिनको, जो कंपनी के, जो या संस्था के पैसे मांगते हैं, वो भी संस्था की आर्थिक स्थिति देखना चाहेंगे कि आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है या बिगड़ रही है। अगर बिगड़ रही होगी, अब आपको पता लगे कि आपने किसी पड़ोसी को पैसे दे दिए और वो पड़ोसी की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है, वो पैसे नहीं उतार पाएगा, तो दोस्तों आप क्या करोगे, रोज उसके घर चक्कर लगाओगे कि ताकि अपने पैसे फटाफट जो उसके पास संपत्ति है उससे निकलवा लें, ताकि भविष्य में फिर अपने पैसे डूबे नहीं। तो दोस्तों लेनदार भी क्या होते हैं, ये कंपनी या संस्था के ऋणदाता होते हैं एक तरह से, और ये अपना पैसा निकालने के लिए आर्थिक स्थिति जानना चाहेंगे, व्यवसाय प्रॉफिट में चल रहा है या नहीं चल रहा है ये जानना चाहेंगे, पैसे का उपयोग किस प्रकार से हो रहा है। तो दोस्तों इनके लिए भी ऑडिट रिपोर्ट महत्वपूर्ण होती है। आयकर अधिकारियों के लिए महत्वपूर्ण कैसे है दोस्तों, आयकर अधिकारी होते हैं इनकम टैक्स, उनको प्रत्येक संस्था से क्या वसूलना होता है, टैक्स वसूलना होता है। तो दोस्तों वे ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे वो तय करेंगे कि इस वर्ष इस संस्था ने कितना प्रॉफिट कमाया, तो इसका कितना टैक्स बनता है, ये काउंटिंग ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे ही करेंगे। तो आयकर अधिकारियों के लिए भी महत्वपूर्ण है। ऋण पत्र धारकों के लिए महत्वपूर्ण है, जिन्होंने कंपनी के ऋण पत्र ले रखे हैं उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। एक तरह से लेनदार, ये भी लोन देने वाले होते हैं, तो इनके लिए महत्वपूर्ण है। बैंक वित्तीय संस्थाओं के लिए महत्वपूर्ण है। बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑडिट रिपोर्ट किस प्रकार महत्व रहता है दोस्तों, बैंक या वित्तीय संस्थाओं से कोई व्यक्ति लोन लेना चाहता है ना, तो दोस्तों कोई भी कंपनी अगर बैंक से या किसी वित्तीय संस्था से लोन लेना चाहती है तो दोस्तों उसको ऑडिट किए हुए पिछले 5 वर्ष के अकाउंट्स दिखाने होते हैं, ऑडिट किए हुए, यानी कि विशेषज्ञ से, सीए से चेक कराए हुए कि वास्तव में इनमें कोई फ्रॉड नहीं है। 5 वर्ष के ऑडिटेड अकाउंट दिखाने होते हैं, उसके बाद उस संस्था को क्या मिलता है, लोन मिलता है। तो दोस्तों अब अपने घरेलू एग्जाम्पल से समझते हैं। दोस्तों आप बैंक में लोन लेने जाओगे और आपके पास कोई भी संपत्ति नहीं है, ना ही आपका कोई इनकम का सोर्स है, ना ही आपकी कोई सैलरी आती है, तो क्या आपको बैंक लोन देगा दोस्तों, नहीं देगा। तो इसी प्रकार की स्थिति है। और अगर आपके पास मान लो कोई प्रॉपर्टी है तो वो आपको गिरवी रख के लोन देता है। तो दोस्तों इसी प्रकार से किसी भी व्यावसायिक संस्था को बैंक और वित्तीय संस्थाएं केवल तभी लोन देंगी जब उसको क्या होगा, वो प्रॉफिट में चल रही हो, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो। तो ये सब चीजें देखने के लिए ऑडिट रिपोर्ट बैंक और वित्तीय संस्थाओं के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। अन्य ऐसे व्यक्ति व संस्थान जिनका प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कंपनी से हित जुड़ा हुआ है, ऐसे और व्यक्ति भी इसका ऑडिट रिपोर्ट का महत्व हो सकता है। ऑडिट रिपोर्ट करते समय महत्वपूर्ण बिंदु कौन से हैं, तो दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट में सरल भाषा, स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के आधार पे अभी अपन ने देखा बहुत सारे लोगों के लिए महत्वपूर्ण होता है और उसको निर्णय लेने होते हैं, ऋण पत्र धारकों के लिए, शेयर होल्डर्स के लिए, और उनको अकाउंटिंग के संबंध में नॉलेज नहीं होती है। मान लीजिए मैंने कंपनी किसी को, संस्था को ऋण दे रखा है, तो दोस्तों मुझे लेखांकन की जरूरी थोड़ी है, मुझे लेखा की जानकारी हो, लेखांकन की जानकारी हो तभी मैं ऋण दूंगा, ऐसा नहीं है। ऋण तो व्यक्ति दे देता है,
तो इस प्रकार से दोस्तों ऑडिट की भाषा, रिपोर्ट की भाषा कैसी होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, स्पष्ट होनी चाहिए, ताकि उसके उपयोगकर्ताओं को वो समझ में आ सके। ऑडिट रिपोर्ट में द्विअर्थी शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट के अंदर ऐसा कोई भी शब्द प्रयोग में नहीं लेना चाहिए जिसके दो अर्थ निकलते हों। तो दोस्तों अगर ऐसा शब्दों का अपन ने ऑडिट रिपोर्ट में प्रयोग कर दिया जिनके दो अर्थ निकलते हैं, तो दोस्तों वो व्यक्ति के दिमाग पर निर्भर करेगा वो उसका क्या अर्थ लगाता है। तो ऐसे शब्दों का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट अनुच्छेदों में बटी हुई होनी चाहिए, यानी कि उसको कुछ पार्ट्स में, जिस प्रकार से अपन ये पॉइंट्स बना बना के, हेडिंग बना बना के लिख रहे हैं, इसी प्रकार से अलग अलग अनुच्छेदों में बटी हुई होनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर, सबूतों के आधार पर ही ऑडिट रिपोर्ट सीए को तैयार करनी चाहिए। ऑडिट रिपोर्ट में आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के बारे में ईमानदारी से राय प्रकट करनी चाहिए कि इस कंपनी का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसा है। अपन आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, तो आप सब आंतरिक नियंत्रण प्रणाली शब्द से समझ रहे होंगे। ऑडिट रिपोर्ट में अंकेक्षक के हस्ताक्षर होना चाहिए, नाम होना चाहिए, जगह और तिथि का उल्लेख होना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट के अंदर। ये बातें ध्यान रखने योग्य ऑडिट रिपोर्ट में बातें हैं। अब दोस्तों ऑडिट रिपोर्ट के तथ्य क्या होते हैं, तो शीर्षक होता है ऑडिट रिपोर्ट का। ऑडिट रिपोर्ट के अंतर्गत ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट में सबसे पहले क्या लिखता है दोस्तों, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट शब्द लिखता है। सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट में शीर्षक क्या लिखा जाता है, इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट लिखा जाता है, ताकि उसे अन्य दस्तावेजों से अलग पहचान की जा सके उसकी कि ये ऑडिट रिपोर्ट है। तो इंडिपेंडेंट ऑडिट रिपोर्ट हेडिंग लिख करके ऑडिट रिपोर्ट तैयार की जाती है। कंपनी ऑडिट में ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट सदस्यों को, अगर कंपनी की ऑडिट रिपोर्ट है, कंपनी का ऑडिट किया है किसी ने, तो उसमें किसको संबोधित करते हुए, सदस्यों को, मेंबर्स को, या शेयर होल्डर्स कहें या अंशधारियों को संबोधित करते हुए प्रस्तुत किया जाता है। सदस्यों को संबोधित करते हुए ऑडिट रिपोर्ट को प्रस्तुत किया जाता है। लेकिन दोस्तों ये ऑडिट रिपोर्ट सौंपता किसका है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को डिलीवर किया जाता है। इसको संबोधित तो ऑडिट रिपोर्ट में किसको करेंगे, शेयर होल्डर्स को संबोधित करते हुए ऑडिट रिपोर्ट तैयार होगी, लेकिन ये डिलीवर किसको किया जाता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को किया जाता है। अब मैं एक नोट लिख रहा हूं, यदि प्रश्न में केवल ये लिखा है कि ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट किसे देता है, आपसे पूछे ऑडिटर अपनी रिपोर्ट किसे देगा, तो दोस्तों नियोक्ता प्राधिकारी को, जिसने ऑडिटर की नियुक्ति की है उसको देगा। आपको ये उत्तर करना है, तो ये बात भी याद रखना। अंकेक्षक की राय इसमें निम्न बातों का उल्लेख करेगा। अंकेक्षक की राय क्या होगी, इसमें निम्न बातों का उल्लेख करेगा। हमने अंकेक्षण कर लिया है, सबसे पहले तो ये एक बात का उल्लेख ये करेगा कि हमने क्या कर लिया है, अंकेक्षण कर लिया है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये शामिल है, क्या क्या शामिल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट शामिल है, पीएनएल शामिल है, कैश फ्लो स्टेटमेंट शामिल है। तो दोस्तों अंकेक्षक अपनी राय कैसे देगा, उसमें लिखेगा कि हमने अंकेक्षण कार्य कर लिया है, ये बात लिखेगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या शामिल है जिनको हमने चेक किया है, उन सब के नाम लिखेगा। तो उन नाम में क्या क्या लिखेगा, बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो, फंड फ्लो, नोट्स ऑफ अकाउंट्स और चेंज इन इक्विटी स्टेटमेंट, क्षमता में परिवर्तन का विवरण ये लिखेगा। नियोक्ता का नाम लिखेगा, कितने पीरियड का, कितने समय का ऑडिट किया, 1 वर्ष का किया, 6 महीने का किया, 2 साल का किया है, तो ये ऑडिट का पीरियड लिखेगा। लेखांकन सिद्धांतों का पालन किया गया, उन सिद्धांतों के बारे में लिखेगा। और एक पैराग्राफ में लिखेगा ओपिनियन पैराग्राफ, वित्तीय विवरणों पर अपनी राय प्रकट करने के बारे में ओपिनियन पैराग्राफ अलग से बनाएगा। इसके अंतर्गत क्या लिखेगा, ऑडिटर फाइनेंशियल स्टेटमेंट के संबंध में अपनी राय लिखेगा। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही और उचित स्थिति प्रकट कर रहे हैं, इस प्रकार से इसमें अपनी राय लिखेगा। तो ये अपने अंकेक्षण के संबंध में आज की क्लास में अपन ने कुछ पॉइंट्स देखे। अब दोस्तों इसमें ज्यादा कुछ है नहीं, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। अब अपन आगे जल्दी इस टॉपिक को भी समाप्त करेंगे और आज शाम को मैं आपके लिए 25 क्वेश्चन की दोस्तों शानदार क्लास लेके आऊंगा। कैसी शानदार क्लास आएगी, 25 क्वेश्चन किसके, प्रीवियस ईयर एग्जाम के 25 क्वेश्चन 2011 वाले पेपर से संबंधित है, 25 क्वेश्चन के एमसीक्यू का सॉल्यूशन लेके आऊंगा। धन्यवाद दोस्तों, इस क्लास में इतना ही। बने रहें, जुड़े रहें। तैयारी का लिए आपके पास ना तो अधिक समय है और ना ही कम समय है, सफिशिएंट समय है। धन्यवाद दोस्तों।